आओ भैया क्लास 9th वालों, आपका साइंस का बायोलॉजी का ऑफिशियली जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हाँ हाँ है तो सेल इसके बाद भी तो है जस्ट। ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, कभी खत्म हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। बहुत छोटा टॉपिक है बेटा, बहुत छोटा टॉपिक है, अभी खत्म। और मैडम आप भी बहुत सही समय पे आए हो। देखो बेटा, अपन कल क्या कर रहे थे, रैशनल नंबर वगैरह कर रहे थे, वो तो करेंगे अपन। बायोलॉजी का चैप्टर उठा रहे हैं अपन, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जो चैप्टर नंबर 1 है ना, मैटर इन सराउंडिंग, वो अभी क्या है, बीच में लटका हुआ है। मतलब स्कूल वाले कहीं तो करवा रहे कहीं नहीं करवा रहे। क्या चीज़? अब ठीक है, जिसके होगा तो ठीक है मैं कराऊंगा, जिसके नहीं होगा मत करो। ठीक है, परंतु ये चैप्टर सबके है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी सबके है भैया। मेरे बच्चों, सबसे पहले समझो कि बायो मतलब क्या होता है। बायो मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। तो बेसिकली बायो प्लस लॉजी का मतलब हो गया स्टडीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जब हम बेटा जो जिंदा चीजों की जब स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलो, अगर हम बात करें फंडामेंटल, ये नोट्स पे लिखना है बेटा, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सबसे शुरुआती स्ट्रक्चर वाइज, बायोलॉजिकल वाइज जो सबसे छोटी यूनिट है सेल की, वो लाइफ की, वो क्या होती है बेटा? सेल। क्या होती है बेटा? सेल। मतलब सेल जो है ना बेटा, वो सबसे छोटा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल यूनिट है जिंदगी का। इससे छोटा कुछ नहीं मिलेगा आपको जिंदगी का यूनिट। समझ में आया? अब यूनिट का मतलब नहीं समझ रहे तो मैं समझाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भैया 1 लीटर होता है, 1 लीटर में कितने ml होता है भैया? सर 1000 ml। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो हमारे पास में लीटर और ml है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ यूनिट जिससे आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, अब जब हम ये यूनिट्स हैं, अब इसमें सबसे छोटी यूनिट भी तो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ml है, ml भी हमारे क्या होता है, बना हुआ होता है, किसका बना होता है? मिलीलीटर का, फिर नैनोलीटर का। ठीक है ना? तो ऐसे करके हमारे पास में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में आ जाएंगे अपन, छोटी छोटी आ जाएंगे, जैसे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। ठीक है ना? ऐसे करके हम क्या करते हैं, सबसे छोटी यूनिट पे आ जाएंगे। तो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना, वो कौन सी होती है? सेल। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट। परंतु बच्चों बंदो, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, मेरी बात समझना आप पहले, इंपॉर्टेंट तो है ही, मैं समझाता हूं आपको। आपने एक तो पढ़ा होगा एटम, जो भी मैं पढ़ा रहा था आपको, और अब आप पढ़ रहे हो सेल। तो आप इनमें से बोलो सब सबसे छोटा कौन सा है, एटम या सेल? एटम आर स्मॉलर देन सेल, एटम आर स्मॉलर देन सेल। भैया हमारे जो एटम होते हैं वो सेल से छोटे होते हैं। ठीक है ना? अगर मैं आपको एक हिरार्चिकल ऑर्डर बताऊं, हिरार्चिकल ऑर्डर मतलब जैसे दादाजी, फिर पिताजी, फिर आप, फिर आपके बच्चे, यानी कि हिरार्चिकल ऑर्डर हो गया ये। तो सबसे छोटा क्या होता है? एटम। एटम से ही बने होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बने होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स।
मॉलिक्यूल्स के ही बने होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बने होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो ही मॉलिक्यूल से बना होता है ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। क्या होता है बेटा? ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। और ऑर्गेनल ऑफ सेल से ही बना होता है सेल। मतलब सेल तो बहुत बाद में आ रहा है बेटा साइज के मामले में। साइज के मामले में सेल कहाँ पे है? बहुत बाद में। सबसे छोटा होता है एटम। एटम से बने हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बने हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल से बने हैं ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, एंड ऑर्गेनल ऑफ सेल का ही बना होता है सेल। तो सेल तो बहुत बाद में आ रहा है बेटा। और सेल जब बहुत बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्यों बोला गया है? मेरा तो ये सवाल है आपसे कि अगर सेल तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एटम के सामने सेल तो बहुत बड़ी चीज हो गई, तो फिर सेल को ही क्यों बोला गया है कि भैया ये सबसे छोटा स्ट्रक्चरल शुरुआती बायोलॉजिकल यूनिट है सेल? एटम क्यों नहीं बोला गया? मुझे तो ये समझना है कि एटम क्यों नहीं बोला गया। समझ में आया आपको? तो रीजन समझो बेटा। जिंदगी यहां से शुरू होती है, लाइफ यहां से शुरू होती है। मतलब एक अकेला सेल सारे लाइफ प्रोसेस को हैंडल करता है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक सेल कर सकता है। इससे पहले की चीज जो है ना, दे आर कंसिडर नॉन लिविंग। क्या कंसिडर होती है बेटा? और क्योंकि ये नॉन लिविंग है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे जब बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ 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 जिंदगी, जिंदगी की बात करेंगे तो जिंदगी तो कहाँ से शुरू है? यहाँ से ही है ना। और अगर जिंदगी यहाँ से शुरू है तो भैया सेल ही तो होगा हमारे सबसे छोटा, क्योंकि इसके नीचे छोटा जाने पे तो भैया नॉन लिविंग आ जाता है। क्या आ जाता है? नॉन लिविंग। और अगर नॉन लिविंग आ जाता है तो भैया फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि भैया ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होगा? इसलिए सेल अकेला ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। हालांकि इससे छोटी दुनिया भी है, एटम की भी दुनिया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी दुनिया है, क्वार्क्स, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क उनकी भी दुनिया है, निस पार्टिकल उनकी भी दुनिया है, गॉड पार्टिकल उनकी नीचे दुनिया है, अल्फा पार्टिकल। तो दुनिया तो बहुत छोटी है, फिर उसके भी नीचे क्वांटम पार्टिकल, बहुत छोटी है दुनिया तो। मतलब आप बहुत चीजों में अंदर जाते रहोगे, पर वो सारी किस में आती है? नॉन लिविंग में। सारी किस में आती है? नॉन लिविंग। पर हम पढ़ क्या रहे हैं? बायोलॉजी। बायो मतलब लाइफ। तो लाइफ तो शुरू कहां से हो रही है? इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट किसको बोला गया है? समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी इस बात पे? भाई आप समझ लेना यहाँ से, ठीक है? कोई दिक्कत है बेटा? अब बेटा दुनिया में है ना, आपको समझाऊं, धरती जो है ना, धरती, अगर दुनिया की लाइफ 13.3 बिलियन ईयर्स है, कई साइंटिस्ट इस एज को मानते हैं यूनिवर्स की एज। 13.3 बिलियन ईयर ऑफ एज मानी जाती है यूनिवर्स की। धरती बनी थी 5.3 बिलियन ईयर अगो। लगभग लगभग कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि धरती का फॉर्मेशन 5.3 बिलियन ईयर अगो हुआ है। और पहला कोई जीव धरती पर आया था, वो लगभग लगभग 30 मिलियन ईयर अगो आया। 30 मिलियन, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और ह्यूमंस तो अभी कुछ हजारों साल पहले आए हैं, कुछ 10,000 साल पहले आए हैं ह्यूमंस तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था? सबसे पहले आए थे बेटा बैक्टीरियाज। कौन आए थे बेटा? बैक्टीरियाज। सबसे पहले कौन आए थे? अगर हम इवोल्यूशन ऑफ पूरा यूनिवर्स समझे तो भैया बिग बैंग थ्योरी हुई 13.3 बिलियन ईयर अगो। बिग बैंग थ्योरी से बेटा सारे प्लैनेट्स वगैरह सब यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हुआ। उसी में बेटा हमारे पास में मिल्की वे गैलेक्सी थी, उसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम था, उसी सोलर सिस्टम में हमारा सन था, सन का से हमारा भैया मून और अर्थ। हालांकि अर्थ ही था, मून इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्थ, टकराया था तब जाके वो मून बना, ठीक है? तो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है वो तो लगभग लगभग 5.3 बिलियन ईयर अगो बना है। पर वो एकदम जल रहा था, जल रहा था, जल रहा था। एटमॉस्फेयर फॉर्म होने में टाइम लगा, ग्रेविटेशन फॉर्म करने में टाइम लगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करने में टाइम लगा, ठंडा हुआ, फिर वहां पे लाइफ फॉर्म जनरेट हुई। एंड द फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो साइंटिस्ट मानते हैं वो कौन सी थी?
दैट वाज बैक्टीरिया, दैट वाज बैक्टीरिया। कौन सी थी बेटा?
हाँ बेटा, तो वेवर भी हम लोग कहाँ थे भाई? मेरे को है ना बेटा बेसिकली वो देना, सारी किताबें आपकी, जो जो आ जाए। हाँ हाँ, जो जो है ना वो दे देना। तो बेटा सुनो, मैं कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो मैं आपको बता रहा था कि बेटा बेसिकली जो हमारा पहला लाइफ फॉर्म यहाँ जनरेट हुआ वो था बैक्टीरिया। अब मुझे बताओ, क्या पहला लाइफ फॉर्म आपके हिसाब से, नॉर्मल दिमाग से सोचना, क्या पहला लाइफ फॉर्म सबसे हाईली ऑर्गेनाइज होगा या सबसे वीकली ऑर्गेनाइज होगा? ऑब्वियस सी बात है। अरे जब आप चलना भी सीखे थे ना तो आप ऐसे के चलते थे, ठीक है ना? आज आप भाग सकते हो, पर उस वक्त तो आप चलना भी नहीं आता था आप लोगों को। ठीक है। वैसे ही जब पहला लाइफ फॉर्म आएगा, पहला लाइफ फॉर्म आएगा तो वो क्या पूरी अच्छी तरीके से आएगा, एकदम मस्त तरीके से, पूरा हाईली मैकेनाइज करके, हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। क्योंकि हम ह्यूमंस का बहुत हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। वी आर ऑन अ टॉप, हम टॉप पे हैं। हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो रखा है। आप खुद सोचो ना, एनिमल जो है वो सोच सकते हैं, बोल नहीं सकते। हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। वी आर ऑन दी टॉप ऑफ दी एनिमल किंगडम, हम सबसे टॉप पे हैं। तो जो पहला आएगा वो सबसे टॉप पे होगा क्या? नहीं, वो शुरुआती स्टेज होगा। क्या होगा? शुरुआती स्टेज। तो हमने देखा कि सेल जो है ना बेसिकली उसके दो पार्ट है। सेल के क्या है बेटा? दो पार्ट। और पहला पार्ट जो है ना हमारे पास सेल का, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। पहले वाले को प्रोकैरियोटिक, दूसरे वाले को यूकैरियोटिक। लिखना है, ये हर चीज दिखनी है, नोट्स में हर चीज होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल आगे भेज देना बेटा बुक्स। और यूकैरियोटिक सेल। समझ में आया बेटा अपन को? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? प्रोकैरियोटिक सेल। जी बेटा, सेल चैप्टर से शुरू करना है अपन को, इसके साथ में नोट्स बनाओ। हाँ दोस्त। बेटा जी, यहाँ तक की समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? अब बेटा आपको और चीजें बताता हूँ मैं आपको।
हमारे पास में मैं जैसे बताया आपको कि शुरुआती ऑर्गेनिज्म जो थे ना बेटा, वो इतने अच्छे डेवलप नहीं थे, तो उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब क्या होता है बेटा? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब जानते हो? शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था में। एकदम शुद्ध हिंदी में बोलो तो बेटा ये स्टार्टिंग। बेटा तेरे को भी लिखना है, ये तेरे भी है, ठीक है? तो प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरियन मतलब पता है क्या होता है? कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक मतलब शुरुआत के अंदर, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। और हमारे पास में है ईयू। ईयू मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? ना जी ना सर, कोई परेशानी नहीं है। तो खतरनाक बात बता दिया आपने। अब जो बैक्टीरिया हमारे धरती पे आए, वो शुरुआत के क्या थे? उनके पास में सेल थे। तो उनका जो न्यूक्लियस था वो प्रिमिटिव स्टेज में था, मतलब नॉट वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप नहीं। जैसे मान लो कोई इंसान है, और इंसान का ऐसा हो कि वो, जैसे मान लो इंसान का, मान लो जैसे हम लोग मानते हैं कि हम लोग चिंपैंजीज के डीएनए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सिमिलर करते हैं। तो चिंपैंजीज का देखा ही होगा आपका कि उनका प्रिमिटिव स्टेज होता है, ब्रेन बहुत छोटा है उनका, हैंड्स एंड लेग्स बहुत बड़े हैं, ठीक है ना? तो आप देखो शुरुआत के अंदर अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना बेटा, उनके पास में they do not have they do not have do not have well defined nucleus। उनके पास में एक अच्छा खासा न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है, दे हैव दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनके पास में क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनका न्यूक्लियस एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, एकदम शानदार है। समझ में आया? दिव्यांशी आप भी सुनो बेटा, ठीक है ना? आपके बुक में भी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का समझ में आया भाई? मैं सेल का मैंने आपको बता दिया कि भैया एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं बेटा जो शुरुआत में सेल्स बनना शुरू हुए थे इस धरती पे, जो कि प्रिमिटिव स्टेज है, और आज भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि चेंज हो गए, खत्म हो गए, आज भी बन रहे हैं। सर ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलता है? सर ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलता है? बेटा बैक्टीरिया में। कहाँ मिलता है बेटा? बैक्टीरिया में। आज भी बैक्टीरिया जो है ना, उसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड नहीं है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अच्छा नहीं है उसका, ठीक है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारे पास में क्या है? इसके एग्जाम्पल है। और इसके एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चे? इसके एग्जाम्पल क्या है? एक्सेप्ट एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्या है बेटा हमारे पास में? बाकी सारे के सारे क्या है हमारे पास में? यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है। समझ में आया अपन को? कोई दिक्कत है बेटा? अगर आपको लिखना है, ये लो सारा मैं आपको बता दूं, ये देखो चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं बेटा, क्लास 9 का टॉपिक है सेल। ये क्लास 9th में भी है, 8th में भी है, हर जगह है बेटा ये। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? समझ में आया बेटा? दिव्यांशी नहीं आया? तो बेटा सेल जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यानी ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता शुरुआती स्टेज में, शुरुआती स्टेज में, इसलिए इनका कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, अच्छा न्यूक्लियस नहीं होता, ब्लू ग्रीन एल्गे बढ़िया न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास में। और एग्जांपल क्या है? इनको छोड़ के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कैट, कैट, डॉग, एलिफेंट, हम लोग, इसमें डॉल्फिन, है ना, चिंपैंजी, मंकी, सारे का सारा वेल डिफाइंड है, ठीक है? तो शुरुआत के कुछ साल में धरती पे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ने ही बेटा क्या करा? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया। और जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया, जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया, समुद्र के अंदर जीव जंतु आना शुरू हुए।
समुद्र में जीव जंतु आए, समुद्र का जीव जंतु जो है वो हमारे पास में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट हुए उसके बाद में फ्लाइंग यानी एरियल एनिमल्स जनरेट हुए, उड़ने वाले पंछी वगैरह के, और उसके बाद में हम लोग सबसे लास्ट में ह्यूमंस आए, सबसे लास्ट में ह्यूमंस आए। दिस इज अ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे किस तरीके से लाइफ जनरेट हुई उसकी थ्योरी है। कोई दिक्कत है बेटा? पर सर हमें कैसे पता चला कि सेल के बारे में, हमें कैसे पता चला कि सेल होता भी है, हमें कैसे पता चला कि सेल होता है? तो बेटा उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक लिखो, उसके लिए हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कैसे पता चला, यानी सेल पहली बार किसने देखा, कब देखा, कैसे देखा, उसके बारे में समझेंगे। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ, क्या देखा उसने, क्या बोला, सेल का नाम कैसे रखा, ये सब चीजें हम क्या करेंगे बेटा, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अपने पास में आता है नेक्स्ट टॉपिक, हु डिस्कवर्ड सेल। अब यहाँ से नोट्स बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाने लग जाओ बेटा। हु डिस्कवर्ड सेल, किसने डिस्कवर किया? 5 थ्योरी, जब उसने ना लोगों के सामने प्रूफ किया ना, वो 65 था, रॉबर्ट हुक। तो हु डिस्कवर सेल, तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में बेटा रॉबर्ट हुक ने क्या करा, डिस्कवर किया। सर डिस्कवर किस पे किया, इन्होंने क्या किया, तो बेटा इन्होंने लिया कॉर्क। क्या लिया बेटा, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है बेटा समझाओ, आपने कभी शैंपेन देखी है? अब कभी वो देखिए लकड़ी क्या, शैंपेन, तो शैंपेन के ऊपर है ना एक लकड़ी लगी हुई होती है, जैसे पट के आवाज से खुलती है, टक, है ना? हाँ, तो जो वो लकड़ी होती है ना बेसिकली वो कॉर्क होती है। क्या होती है वो, कॉर्क। प्लांट के बॉडी के अंदर ही होता है एक्चुअली में, वुड वाला पार्ट जो होता है, प्लांट के जो छाल होती है, प्लांट की जो आउटर स्किन होती है उसके अंदर की जो लकड़ी होती है उसको कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क की खास बात होती है बेटा, कॉर्क की खास होती है थोड़ी बहुत स्पॉन्जी होती है, हल्की सी क्या होती है, स्पॉन्जी। ठीक है ना? इस कॉर्क से बहुत कुछ बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्क बॉल, ठीक है ना, लेदर की बॉल जो कॉर्क से बनती है, बहुत कुछ चीजें। इसलिए बेटा इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, कमर्शियल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है कॉर्क की। तो बेटा वो जो कॉर्क थी ना वाइन की बोतल के ऊपर लगी हुई, वहां से वो चक्कू लिया, हल्की हल्की परत को काटा, एकदम बारीक स्लाइस की, चक्कू लेके एकदम बारीक स्लाइस की, और स्लाइस को बेटा रखा माइक्रोस्कोप के ऊपर, और जे देखा, और जैसे ही देखा तो उसको क्या दिखा, उसको दिखा हनीकॉम स्ट्रक्चर। क्या दिखा उसको, हनीकॉम स्ट्रक्चर। सर कैसा स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम, उसको क्या दिखा, हनीकॉम स्ट्रक्चर। अरे मेरे बच्चों, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी जगह पे क्या होती है, मधुमक्खी अपना शहद को इकट्ठा करती है। ऐसे ही उसके पास में कंपार्टमेंट होता है, हर एक मक्खी का एक रूम होता है, हर एक मक्खी का एक रूम होता है जिसमें वो क्या करती है, उल्टिया कर करके क्या करती है, शहद इकट्ठा करती है। यस, शहद जो होता है वो उल्टिया इकट्ठा करती है, दैट वॉज दी उल्टी ऑफ मधुमक्खी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ है, हाँ समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? तो ये हनीकॉम स्ट्रक्चर दिखा, मतलब जूम करके देखा उसने, वो हनीकॉम स्ट्रक्चर लगा। अब बेटा ये ऑब्वियस सी बात है, कहाँ का, ये अंग्रेज, इंडिया में तो था नहीं। अगर ये इंडिया में होता और सपोज करो ये रॉबर्ट हुक की जगह हमारा राहुल होता, हाँ, तो ये रॉबर्ट हुक, अगर मान लो ये रॉबर्ट हुक हमारा बाहर का ना होकर राहुल होता, राहुल हेकड़े, अरे राहुल हेकड़े होते भाई साहब और देखते ये, तो इस सेल का नाम सेल नहीं रखते, प्रिजन रखता। क्या रखता, प्रिजन। तो आज हम प्रिजन पढ़ रहे होते। परंतु इसने देखा ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, और बाहर के देशों में जो प्रिजन होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, प्रिजन जो होते हैं, जेल जो होती है ना बहुत छोटे छोटे होती है, सबके छोटे छोटे रूम होते हैं, है ना, सबके छोटे रूम होते हैं। और स्मॉल कंपार्टमेंट को बाहर के देशों में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। आपने अगर मान लो कोई वेब सीरीज देखी भी होगी तो वहां देखना आप, ये वर्ड यूज होता है जेल के लिए, सेल। ठीक है ना? तो
इसको क्या बोला उसने, अरे ये तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, क्या है ये, छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। तो उसको हनीकॉम्ब में क्या दिखा, उसको दिखे हनीकॉम्ब में स्मॉल कंपार्टमेंट, क्या दिखे उसको, स्मॉल कंपार्टमेंट। और ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट थे ना बेटा, इसको इसने नाम क्या कर दिया, सेल नाम, क्या रख दिया इसका, सेल। समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो लगभग लगभग करीबन 350 यानी 380 साल पहले ही लगभग लगभग ये चीज हुई थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा। सर, रॉबर्ट हुक ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया था सेल देखने के लिए, माइक्रोस्कोप। तो यहां लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, माइक्रोस्कोप। क्या यूज किया बेटा, माइक्रोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, माइक्रोस्कोप। यस, इट वाज सेल्फ डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है, लेंसेज, वेरी इजी। पर मुझे एक चीज बताओ बेटा, जो कॉर्क इसने एकदम काटी थी चक्कू से, तो मैं ये बोल सकता हूँ वो तो मरी हुई सेल की थी, दैट वाज डेड सेल। वो क्या था, एक डेड सेल था। क्योंकि लकड़ी जो है वो क्या होती है, मरी हुई होती है सर, लकड़ी मरी हुई होती है, अरे कहीं कट के कब के वो कहाँ पे किस वाइन में पड़ी हुई होगी, कितने साल से पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो वो मरी हुई लकड़ी थी। तो यानी कि रॉबर्ट हुक ने तो भैया क्या देखा था, डेड सेल, क्या देखा था, डेड सेल। पर मैं आपसे बोलूं कि लिविंग सेल देखने वाला कौन था, एंटनी वैन लेवनहुक। उसने पहली बार लिविंग सेल देखा था। अरे इसने तो मरा हुआ देखा, मरा हुआ कैसे, अरे लकड़ी है, लकड़ी तो ऑलरेडी क्या है, उसमें लाइफ थोड़ी ना है, उस लकड़ी में कोई लाइफ नहीं थी। तो इसने जब माइक्रोस्कोप में जूम किया तो इसने केवल डेड डेड सेल देखा। तो अपन ये बोलेंगे ही डिस्कवर्ड ओनली डेड सेल। इसने क्या करा बेटा, ही डिस्कवर्ड ओनली डेड सेल। भैया उसने मरा हुआ सेल देखा, डेड सेल देखा। ही डिस्कवर्ड ओनली डेड सेल, मतलब इसने तो केवल डेड सेल देखा। पर अगर लिविंग सेल की बात आ जाए कि लिविंग सेल किसने देखा, तो भैया एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा था। यानी लिविंग सेल को उसने बताया था कि हाँ भैया ये लिविंग सेल है। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड सेल हो चुका है हमारे पास में। अब आते हैं हमारे पास में हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, किसने डिस्कवर किया लिविंग सेल को, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, जिंदा सेल को किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। तो बेटा अगर मैं हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल की बात करूं किसने किया, तो इससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सर, लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले थे, स्पेलिंग का ध्यान रखना बेटा, एंटनी वैन लेवनहुक।
आई एम सो सॉरी, 74। ठीक है सर, एंट्री 11 हुक ने भैया लिविंग सेल को ढूंढा था। सर इसने क्या यूज किया? सर इसने देखा पॉन्ड वाटर, नाले से पानी लिया है ये आदमी, और ले भाई साहब नाले के पानी को रखा इसके अंदर, माइक्रोस्कोप में देखा जूम करके, तो इसको दिख गया भैया सेल घूमते हुए। क्योंकि पानी में क्या होते हैं बेटा? बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया, जो कि लिविंग में होते हैं, लिविंग कंडीशन में होते हैं। और बैक्टीरिया को देख लिया इसने और बोला कि हाँ जी भैया, मैंने कौन सा ढूंढ लिया? मैंने लिविंग सेल ढूंढ लिया। मैंने क्या ढूंढ लिया? लिविंग सेल, जिंदा सेल को देखा मैंने। क्या देखा बेटा? जिंदा सेल को देखा। कोई दिक्कत है बेटा अपन को? कोई परेशानी है भैया? सेल, डेड सेल किसने ढूंढा? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल किसने ढूंढा? एंथनी वैन लेवन हुक ने। परंतु बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेल थ्योरी किसी और ने दी। सेल थ्योरी किसी और ने दी। सेल थ्योरी किसी और ने दी। और सेल थ्योरी को देने वाले जो थे बेटा, वो 1839 के अंदर दो लोग थे, शेल्डन और सिचवान। ठीक है ना? तो इसको लिख दो भैया, सेल थ्योरी जो थी, इट वाज प्रेजेंटेड बाय, इट वाज गिवन बाय, लिख दे दो, शेल्डन, SCHLEDIEN, एंड सिचवान। ठीक है? कब दी बेटा? 1839 के अंदर। है सर समझ नहीं आ रहा? अरे मेरे बच्चों बड़ा सिंपल है। इसने खोज करी और लोगों को बताया दुनिया को, बेटा ऐसा भी कुछ अंदर डेड सेल होते हैं। इसने बोला भैया लिविंग सेल होते हैं। इसमें क्या बोला? लिविंग सेल होते हैं। और इन सेल के बारे में जिसने बताया, मतलब कि सेल कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सेल थ्योरी बताई इन्होंने। समझ में आया? अरे एक ने देख के दुनिया को बताया, एक ने जिंदा देख के दुनिया को बताया, और उसके बाद में उसको बताने के लिए कि भैया कैसा था, क्यों था, किस लिए था, क्या क्या चीजें थी, वो किसने बताई? वो सेल थ्योरी में बताई। लेके आना, ले आना, पढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है? पढ़ने तो है। ठीक है? तो इसमें सेल थ्योरी में इन्होंने बोला, पता है क्या बोला? इतनी बढ़िया चीज बोली। इसने बोला, इस थ्योरी में ये बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास में, वो किसके बने हुए हैं? आर मेड अप ऑफ सेल। आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी जिंदा लोग हैं वो किसके बने हुए हैं? वो सेल के बने हुए हैं। अब चाहे आप हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, वो किसका बना हुआ है बेटा? सेल का बना हुआ है। और इन्होंने ही बोला पहली बार कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा मैटर मतलब पार्टिकल्स। पार्टिकल में बता चुका हूं ना, पार्टिकल्स में क्या होता है? एटम्स ही तो होते हैं, और हमारी बॉडी भी एटम से बनी हुई है, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल पे तो कार्बन एटम की बनी हुई है हमारी पूरी बॉडी। ठीक है? मैम ने जो पढ़ाया, तो अभी वेट करोगे, जाओगे? तो चले जाओ, आज तो आपको वेट नहीं कराएंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? हमारे सेल के बने हुए हैं। और सेल को क्या माना गया? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनाया गया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। ठीक है? कोई दिक्कत है बेटा? यानी आप, मैं, सब लोग जो है ना वो सेल के बने हुए हैं। ठीक है? फिर इन्होंने और एक अच्छी चीज बोली। क्या बोली कि भैया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो हमारे पास में बने हुए हैं आर मेड अप ऑफ
are made up of one or more type of cells, one or more type of cells। या तो वो एक टाइप के बने हुए या फिर एक से ज्यादा टाइप के सेल के बने हुए। जैसे मैं अपनी बॉडी में बताऊं या आप लोगों की बॉडी में बताऊं, तो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, बोन सेल्स भी हैं, स्किन सेल्स भी हैं, ब्रेन के नर्व सेल्स भी हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी हैं। तो हमारी बॉडी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की बनी हुई है? हाँ। तो वो भी यही बोले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो एक सेल के बने हुए या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के बने हुए हैं। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? और लास्ट बात उन्होंने जो बोली बेटा, उससे तो आप सर चकरा जाएगा आपका। वो डॉक्टर सोनाली जैन, हाँ ग्रुप में देख लेना, ले मेरे फोन से कर ले उनको। उसको वो गई क्या 7th? ठीक है बेटा। अब एक लास्ट बात इन्होंने जो बोली था बेटा, बस सर चकरा जाएगा आपका लास्ट बात सुनकर। सर लास्ट बार क्या बोली कि जितने भी सेल हैं, ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सर इस बात का मतलब समझा दो। इन्होंने बोला कि आज जितने भी सेल बने हुए ना, वो किसी ना किसी सेल से ही बने हैं। मतलब जितने भी सेल बने वो किसी ना किसी सेल से बने। ये क्या बात का लॉजिक हुआ? बहुत लॉजिक है बेटा बात का। वो ये बोल रहे हैं कि भैया कि हम लोग भी है ना, हमारे जितने भी सेल बने, हमारी बॉडी में 3 ट्रिलियन सेल 7 ट्रिलियन सेल्स है, तो वो सारी सारी सेल जो है ना वो हमारे किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने। और ऐसा बिल्कुल ट्रू है, ऐसा बिल्कुल ट्रू है। आप आगे जाके रिप्रोडक्शन के अंदर 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होता है तो एक ही सेल बनता है, और आगे एक सेल से ही मल्टीपल सेल्स बनते हैं, और मल्टीपल सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं, और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी अभी बॉडी बन रही है। यानी हम भी कहीं ना कहीं एक सेल से बने। तो क्या ये बात सही है कि भैया स्किन का सेल भी हमारा एक सेल से बना है, लीवर का सेल भी हमारा एक सेल से बना है, बोन का सेल भी हमारा एक सेल से बना है? यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होंगे उसी से नए सेल बनते हैं। और जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ वो भी किससे बना? मम्मी और पापा के सेल से बना। मम्मी पापा सेल कैसे बने होंगे? उनके दादा दादी के सेल से बने होंगे। यानी कुल मिला के प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स बन सकते हैं। यानी अगर उसका कोई सेल नहीं है, मतलब मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म का कोई सेल नहीं है, तो दूसरा सेल बन ही नहीं सकता, दूसरा सेल बन ही नहीं सकता। समझ में आया? अब आपका सवाल वैसे खोपड़ी में घुस रहा होगा कि सर फिर पहला आदमी का सेल कैसे बना होगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा डीएनए किससे मैच करते हैं? 78% चिंपैंजी से। तो हो सकता है, दिस इज अ, कह सकते हो ऐसी थ्योरी है। अब दैट इज ट्रू और नॉट वो साइंटिस्ट अभी डिबेट कर रहे हैं, पर है ऐसा कि भाई चिंपैंजी के अंदर ही म्यूटेशन हुआ और उसी से हमारा होमोसेपियंस निकले। पहले हालांकि बताऊं तो होमोसेपियंस निकले थे, होमो एंडीज निकले थे, फिर उसके बाद दूसरी स्पीशीज निकली। ऐसे उनके जब म्यूटेशन हो गए सेल के अंदर, उन्हीं सेल से फिर हम लोग इंसान बने। यानी कहीं ना कहीं हमारे चिंपैंजी हमारे पूर्वज हो सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है बेटा?
चलो साइंस के लिए बेटा आज यहीं तक ही पढ़ेंगे अपन, सेल थ्योरी तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप कल से पढ़ना शुरू करेंगे अपन। अभी के लिए फिलहाल के लिए तो आपको मैथ्स निकालना है उसके बाद।